जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक तरफ रशिया चाहता है कि इंडिया आर्कटिक काउंसिल ज्वाइन करे और नॉर्दर्न सी रूट में अपना रोल बढ़ाए। दूसरी तरफ फ्रांस ने एक रशियन शैडो फ्लीट टैंकर को सीज करके G7 रशियन टेंशन को और बढ़ा दिया है। और ये टैंकर जिसमें 7.5 लाख बैरल रशियन क्रूड जा रहा था भारत के लिए, अब उसको सेंट नज़ायर में रोक लिया गया है। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने एक हाइब्रिड इसको थ्रेट कहा है, लेकिन इन सारी चीज़ों के चलते और साथ ही साथ हम जानते हैं कि इसको क्या प्रोवोकेशन के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि मॉस्को ने इसको एक प्रोवोकेशन के तौर पर बताया है। इसको सारी चीज़ों को डिटेल में आज समझेंगे, बात करेंगे। उमेश जी हमारे साथ हैं एक बार फिर से। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, फ्रांस के इस टैंकर सीजर को क्या नेवल प्रोवोकेशन माना जाए, या फिर G7 का रशिया को ये कॉर्नर करना, ये एक नया कॉर्नर करने का एक नया तरीका है? देखिए अंबर जी, कल ही न्यूज आया था कि व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं दिसंबर 5 और 6 को। और कल ही रशिया ने भारत को आर्कटिक काउंसिल में बुलाया था कि हम एक परमानेंट पोजीशन देना चाहते हैं। और 2013 में भारत को आर्कटिक में ऑब्जर्वर स्टेटस मिल चुका है। अब रशिया यहाँ पे आर्कटिक के अंदर भारत का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना चाहता है। भारत को उन्होंने ये भी बोल दिया है कि आप हमारे साथ जुड़िए, यहाँ पे जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है इसके अंदर हमारा सहायता करिए। और इनफैक्ट उसको नेविगेशन बनाने के लिए भी उन्होंने भारत से बोला है कि आप हमारे साथ आ जाइए। इसके लिए रशिया ने हमको ऑफर भी किया है कि हम आपको आइस ब्रेकर्स, जो शिप आइस ब्रेकर्स की टेक्नोलॉजी दे देंगे। और उसकी शिप जो है भारत के अंदर तैयार हो गई है। सबसे बड़ी बात ये। उसके बाद जी। देखिए G7 की मीटिंग होती है, वहां पे फिनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में डिसाइड होता है कि जो भी कंट्रीज रशिया की ऑयल इंडस्ट्री से कनेक्टेड है और उनसे क्रूड ऑयल लेती है और रशियन वॉर को फंड करती है, उसके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। फ्रांस, जो भारत का सबसे अच्छा दोस्त है, उसने कल क्या किया है कि उसने जो एक टैंकर है जिसका नाम है ओराके, जो प्रीवियसली इसका नाम पुष्पा था, उसको, जो बेनिन का फ्लैग था, और उसको कन्फिस्केट कर लिया। और उसमें बताया जाता है कि ये एक तरह से शैडो फ्लीट है। रशिया 600 से 1000 फ्लीट की शैडो टैंकर्स ऑपरेट करता है। और इसके अंदर 7.5 लाख टन और 7.5 लाख बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल का। अब यहाँ के इसके जो कैप्टन है और फर्स्ट और सेकंड क्रू को डिटेन कर दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। रशिया ने इसको प्रोवोकेटिव बताया है। और इन्होंने एक तरह से इल्जाम लगाया है कि अभी जो ड्रोन अटैक हुआ था डेनमार्क में सितंबर में, ये इस टैंकर ने करवाया था। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बट जी। ओवरऑल गेम देखा जाए तो जैसे जैसे रशिया और इंडिया साथ आ रहे हैं, उसी तरीके से फ्रांस को भी एक लग रहा है कि उसको एक तरह से रशिया का जो सारी जो वॉर मशीनरी है उसको कट करने की जरूरत है। तो फ्रांस उमेश के जी, साथ क्या इससे ये माने कि क्या इनडायरेक्टली जो इंडिया है वो इस सैंक्शंस का जो क्लैश है उसका हिस्सा बनता जा रहा है, क्योंकि जो क्रूड टैंकर लेकर आया था तो उसका डेस्टिनेशन इंडिया ही था। डेफिनेटली इंडिया एक तरह से कैजुअलिटी हो चुका है। हम्म। इंडिया इज बिकम अ कैजुअलिटी, क्योंकि फ्रांस और रशिया के साथ, दोनों के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। और अभी हमने रफाल की जीत डील, अभी हमने 26 रफाल हमने ऑर्डर भी किए हैं 64,000 करोड़ में। सैफरान इंजन का ऑर्डर किया है डेवलपमेंट के लिए 61,000 करोड़ में। न्यूक्लियर सबमरीन का हमने फ्रांस के साथ बातचीत चल रही है। उसके अलावा 114 एयरक्राफ्ट की बात चल रही है। और अब रशिया भी इस गेम में आ चुका है। पुतिन आएंगे तो उन्होंने बोल ही दिया कि हम आपको S-400 और S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने को तैयार है। सुखोई 57 हम आपको देने को तैयार है। और उन्होंने HAL का नासिक प्लांट भी देख लिया, बोल दिया कि 70% पर काम हो चुका है, 30% ही मॉडिफिकेशन करना है। फिर उन्होंने S-70 जो उनका Su-70 जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है वो देने को मान गए हैं।
किन्जल हाइपरसोनिक मिसाइल देने को बोल दिए हैं। R-37 जो उनकी बियॉन्ड विजुअल रेंज अटैक मिसाइल है, जिसकी रेंज 300 to 400 किलोमीटर है, वो देने की बात कर चुके हैं। ब्रह्मोस 2 जो उनकी और्शनिक रहेगी, वो भारत में उसकी टेक्नोलॉजी देने को तैयार हो गए। इतनी सारी चीजें वो ऑफर कर चुके हैं, तो फ्रांस इज फीलिंग थ्रेटेन्ड कि शायद रशिया भारत को अपनी तरफ खींच सकता है और उसके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जा सकते हैं। ये बात इसमें है कि वी हैव टू सी कि कौन सी कंट्री क्यों कर रहा है। ये इमीडिएटली हुआ द डे आफ्टर रशिया ने हमको इतने सारे कंसेशन दे दिए। सो बेसिकली दिस इज अ वॉर बिटवीन रशिया एंड फ्रांस। ये एक तरह से जो बोलते हैं कि फंड मशीन करना, ये ऑप्टिक्स के लिए दिखाने के लिए। फिर रशिया ने बोला है कि हम आपको न्यूक्लियर की जो टेक्नोलॉजी है, कूडम कुलम के अंदर वो बोल रहे हैं 4 नए रिएक्टर बना देंगे। अफगानिस्तान के अंदर बगराम एयरबेस मांग रहा है अमेरिका। रशिया ने पहले ही बोल दिया अफगानिस्तान को कि आपको देना नहीं है, हमने आपको रिकग्निशन दे दिया है। भारत ने उनको शाबार पोर्ट से अभी ग्रेन्स भी भेजे हैं अफगानिस्तान को। पाकिस्तान अभी उन्होंने अफगानिस्तान को अभी धमकी दे रहे हैं। फिर देखिए चेन्नई व्लादिवोस्टॉक जो रूट है, उसको भी ऑपरेशनल करने की बात हो रही है। ये आर्टिक से लिंक होता है, मैंने आपने जो बताया है। जी, और उमेश आर्टिक जी, को मैं आर्कटिक से जुड़ा ही आपको सवाल करती हूँ, क्योंकि हम आर्कटिक पे बात करें, क्योंकि रशिया चाहता है उसमें। कल को अगर भारत को आर्कटिक काउंसिल की मेंबरशिप मिलती है, तो क्या वेस्ट इसे भी रशियन अलाइंड कुछ इस तरह का डिसीजन मानकर उसको अपोज करेगा? देखिए, वेस्ट तो सब कुछ करने वाला है। वेस्ट चाहता है कि आर्टिक में उसको सब्सटेंशियल नेविगेशन राइट्स मिले, एक्सप्लोरेशन राइट्स मिले। पर प्रॉब्लम क्या है, आर्टिक का जो कोस्ट है 75% वो रशिया के हाथ में है। बाकी 25% डेनमार्क है, यूएसए है, स्वीडन है, नॉर्वे है, सबके साथ है। भारत के ऊपर रशिया भारत के ऊपर बहुत सारा भरोसा करता है। चेन्नई व्लादिवोस्टॉक सी रूट भी इसके लिए बनाया है। और एक चीज है, 1 मिलियन इंडियंस को बुला रहा है आर्टिक में काम करने के लिए फॉर ब्लू कॉलर जॉब। ये सब चीज सोचिए। फिर एक चीज है, रशिया का जो पेमेंट सिस्टम है मीर, वो भारत के साथ इंटीग्रेट भी हो सकता है पुतिन की विजिट में। थोड़े दिन पहले हमने बताया था कि कैसे रशिया की जो बैंक है सेबर बैंक, उससे अगर भारत के अंदर आ जाए कोई रशियन टूरिस्ट, यहाँ पे एक ऐप है CHQ चेक, उसमें KYC करने के बाद उनको वैलेट अकाउंट मिल जाता है। तो सेबर बैंक से वो वैलेट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं और भारत में घूम सकते हैं और एक तरह से UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ईज ऑफ पेमेंट ऑफ बिजनेस बना दिया है। और कल ही इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी की बात हुई थी, RBI ने बोला था। और उसके अंदर उन्होंने बोल दिया है कि अगर वॉस्ट्रो अकाउंट में आकर आपके पैसे पड़े हैं, तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी लगा सकते हैं, आप इंडियन कॉर्पोरेट्स को भी लेंड कर सकते हैं, यहाँ के भाई कमर्शियल पेपर में भी लेंड कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा पैसा किसका पड़ा है? रशिया का। कितना है? अराउंड $50 बिलियन प्लस पड़ा। जी, तो उमेश ये जी, सब जी, आप ये कंप्लीट सब कीजिए। चीज बताती है कि कहीं ना कहीं वेस्ट डर चुका है। इंडिया और रशिया जो साथ में मिल रहे हैं, 1971 के बाद दोनों कंट्रीज के बीच में जो उस समय हम लोग एक साथ आए थे, ये एक तरह से उस रिलेशनशिप को एलिवेट कर रहा है। स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। बिल्कुल उमेश जी, लेकिन हम बात करते हैं, अगर इंडिया के लिए जो ये रशिया का आर्कटिक इनविटेशन है, क्या ये एक जियोपॉलिटिकल जैकपॉट के तौर पर देखा जाना चाहिए, या फिर इसके विपरीत कोई स्ट्रेटेजिक ट्रैप भारत के लिए ये बन सकता है? कैसे आप इसको देखते हैं, या क्या कहते देखिए, रशिया जो है उसकी पॉपुलेशन है 13 करोड़, भारत की पॉपुलेशन है 145 करोड़। जी, ठीक है। रशिया रशिया का जो लैंड मास है वो भारत से 7 गुना बड़ा है, 7x टाइम। पॉपुलेशन 110 से भी कम है। रशिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज है, रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी है, टेक्नोलॉजी भी है, मार्केट नहीं है। भारत एक रेडीमेड मार्केट है और भारत के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम है और जी, मार्केट बड़ा है। दोनों एक तरह से एक दूसरे के लिए बने हुए।
मतलब इट्स लाइक अ वेरी मैरिज मेड इन हेवन। सारे 36 के 36 गुण मिलते हैं। जी। सबसे बड़ा ये अलाइनमेंट जो हो रहा है, जो दोनों की जो वीकनेस है, दोनों एक दूसरे को दोनों एक दूसरे को समझते भी है, लॉन्ग स्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग भी है, जी। तो तो बहुत बड़ी उमेश जी, बात है। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन हम भारत की बात करते हैं तो भारत जो है वो रशिया से लगभग 40% जो क्रूड इंपोर्ट्स है वो करता है। तो अब क्या ये कह सकते हैं कि ओपनली जो भारत है वो वेस्ट के सैंक्शन जो रिजीम है उनको पूरी तरह से चैलेंज कर रहा है? देखिए, चैलेंज तो करेगा ही ना। भारत की जो पॉपुलेशन है 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। हम 87.5% अपना क्रूड इंपोर्ट करते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी भारत के लिए जरूरी है, सब कंट्रीज करते हैं। भारत के ऊपर क्यों इतना सैंक्शन लगा रहे हैं? ये यूरोपियन यूनियन वही यूनियन है जो पाकिस्तान को बासमती पैक देने के लिए रेडी हो रहा है, और ये G7 कंट्रीज भारत को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी सॉवरेनिटी पे खतरा है। भारत हैज द राइट टू डिसाइड किसके साथ उसको क्या करना है। हाउ कैन यूरोपियन यूनियन एंड अदर कंट्रीज डिक्टेट इंडिया? ये पॉसिबल नहीं है। और जी। आगे कभी ना कभी ये स्थिति आनी थी कि यूरोपियन यूनियन भारत के साथ ये काम करेगा। अच्छा हुआ किया है, क्योंकि जी। देखिए, जैसे अभी अमेरिका हमसे अलग हुआ है, वैसे यूरोपियन यूनियन भी अपना रंग दिखाएगा, उसको जी। अमेरिका मजबूर करेगा। हुँ। अब क्या है, भारत की यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी करने की जरूरत है, यहाँ पे जी। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं अगर उनको जरूरत है तो भारत के साथ रहेंगे, नहीं तो आपका अपना सैंक्शंस लगाइए, आपको जो करना है करिए। वी डोंट नीड जी। टू रिएक्ट टू एवरीवन। तो उमेश जी, जो फ्रांस का ये एक्शन रहा, इसको क्या एक आइसोलेटेड नेवल इंसिडेंट के तौर पे देखा जाना चाहिए या फिर सिग्नल है कि G7 अपनी मर्जी से इंटरनेशनल वाटर्स में भी पुलिसिंग करें? देखिए, G7 जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि रशिया के साथ फाइनल शोडाउन करना है। टॉम ऑफ मिसाइल्स वो देने को तैयार हो चुका है अमेरिका, और वो इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करने को तैयार हो चुका है। रशिया और चाइना एक तरह से साउथ चाइना सी के अंदर वहां पे मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे हैं। चाइना और ताइवान के बीच में भी रिश्ते सही नहीं है, और ताइवान ने अभी रफाल जेट लेने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि अमेरिका ने बोला है उनको कि आप 50% जो सेमीकंडक्टर चिप्स है वो अमेरिका में डालिए। हुँ। ताइवान बोला हमको जरूरत नहीं है। जी। और ये देखिए, डायनामिक पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होती जा रही है, वर्ल्ड इज एवर चेंजिंग। तो यहाँ पे फ्रांस का जो इंसिडेंट है, एक तरह से वार्निंग है भारत के लिए, जी। और भारत उसको एक तरह से संज्ञान लेगा, और आगे से जो हम बोल रहे हैं चेन्नई व्लादिवोस्टॉक सी रोड, हुँ। उसके थ्रू ऑयल टैंकर्स जाते रहेंगे वहां पे। ये जो कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन और इनका इनका कोई उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हुँ। अगर वो सुएज कैनाल के रास्ते से आता है, तब हुँ। वहां पे वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो अब ट्रेडिंग रूट्स भी डिफाइन हो रहे हैं। देखिए, आप उनके साथ ऐसे नहीं कर सकते। इसके लिए हुँ। इंडिया एनएसटीसी के ऊपर काम कर रहा है, इंटरनेशनल हुँ। साउथ नॉर्थ साउथ ट्रेडिंग कॉरिडोर। और अभी इंडिया, ईरान और आर्मीनिया ने बात किया है, जिसमें मॉस्को से लेके मुंबई तक वहां पे एक ट्रेड रूट बना रहे हैं, जिसमें टर्की नहीं रहेगा। हुँ। उसके बाद चाबार पोर्ट का जो एक्सेस था, जो हमारे को वेवर मिला था, उसको रिवोक कर दिया गया। ये जी। मल्टी फ्रंट स्ट्रेटेजी है, ताकि भारत और रशिया दोनों एक दूसरे की ये सक्सेसफुल जो मैरिज है, अलायंस है, इसको ब्रेक करने की कोशिश किया जा रहा है। सैंक्शंस का दबाव दिया जा रहा है, पर हुँ। जितना ज्यादा सैंक्शंस डालेंगे उतना ही ज्यादा दोनों कंट्री के जो हेड्स हैं उनके दिमाग में आ चुका है कि हमें साथ में रहना है। हुँ। और जब चाइना के एससीओ समिट में जब मिले थे मोदी जी और पुतिन जी, 45 to 55 मिनट्स उन्होंने कार में बात की है। आप सोचिए, विदाउट एनी पर्सन इन बिटवीन। अब मोदी जी ने भी अपनी इंग्लिश में बात की होगी, और पुतिन ने भी इंग्लिश में बात की होगी। अब सोचिए, मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि ये बातें ऐसी थी जो उनके जो मैसेंजर्स थे उनको भी मालूम नहीं पड़नी थी, इतनी जी। सीक्रेट में बात हुई है। तो 1 घंटे में उन्होंने पूरी रूपरेखा भी एक दूसरे के साथ शेयर कर ली होगी। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली भी कम्युनिकेट नहीं किया, ताकि वो सिग्नल भी इंटरसेप्ट किया जा सकता है।
जी, पुतिन की लिमोजिन में बैठ के बात किया है, जिसमें रशिया ने एक तरह से उसको एक कंप्लीटली एक तरह से प्रूफ बना दिया होगा कि कोई भी उसके ऊपर सर्वेलेंस ना कर सके। जी। तो सोचिए कितना अहम बात हुआ होगा उस समय। मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ, भारत और रशिया के बीच में जो दोस्ती है, वो अभी और भी नो लिमिट्स पार्टनरशिप में जा रही है, ऑल वेदर फ्रेंडशिप। जी, तो उमेश जी, जो भारत को अब रशिया की जो आर्कटिक गैम्बिट और फ्रांस का जो ये नेवल क्रैकडाउन है, उसके बीच एक क्लियर स्टांस लेना होगा, या फिर जो एम्बिग्यूटी की स्ट्रेटजी है, वही बेस्ट रहेगी? देखिए, अभी तो उन्होंने रशियन टैंकर को एक तरह से टारगेट किया है। रशिया ने प्रोवोकेटिव बोल दिया है। अब रशिया क्या करेगा फ्रांस के बीच में, हमें बीच में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वी शुड ऑलवेज बी क्वाइट, क्योंकि ये दो सुपर पावर्स की लड़ाई है। जी, फ्रांस और रशिया का प्रॉब्लम है। वी आर जस्ट अ विक्टिम, वी आर अ कोलेटरल डैमेज। मतलब आप समझ लीजिए, हम एक तरह से कैजुअलिटी है। हमें अपना काम करते रहना है, जिससे हमारा इंटरेस्ट है वो परस्यू करते रहो। जी, फ्रांस आता है तो उसको बोलना, भैया तेरे से भी ले रहे हैं, उससे भी लेंगे। हम रफाल भी रखेंगे, हम Su-57 भी रखेंगे, और हमारा तेजस भी डेवलप करेंगे। जी, तेरे को काम करना है हमारे साथ, आ जाओ, नहीं तो उस घर पे बैठे रहो। और डसाल्ट एविएशन मान चुका है। फ्रांस की आदत है नाटक करने की स्टार्टिंग में, ओके। पर अल्टीमेटली वो मान जाता है। तो उमेश जी, जो कुछ चल रहा है, ये कई सारी चीज़ें हैं। एक तरफ फ्रांस का ये एक्शन, दूसरी तरफ रशिया का ये ऑफ़र, और हर तरफ से हम देख रहे हैं कि भारत पर आक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। भारत और फ्रांस के भी बड़े अच्छे रिश्ते हैं, रशिया तो है ही हमारा दोस्त, और अमेरिका के साथ जो कुछ चल रहे हैं। आखिर ये सब जो एक के बाद एक सब भारत विरोध में आ रहे हैं, क्या कारण आपको लग रहा है कि सब अचानक से भारत विरोधी होते जा रहे हैं? सिर्फ भारत के ऊपर नहीं, जिन कंट्रीज का भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, उनके अंदर भी टारगेट किया जा रहा है। हुँ, इंडोनेशिया में प्रॉब्लम चालू हुए, जापान के प्राइम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना पड़ा, फ्रांस के अंदर प्रॉब्लम चालू हो गए। अब सोचिए फ्रांस ने क्यों मानी बात, ये हुँ, अमेरिका ने बोला है, तो मैक्रोन को अपनी गद्दी भी बचानी है ना। सोच लीजिए, ये सब चीज सोचने वाली बात है। एक चीज है, ताइवान और टाटा, ताइवान की कंपनी है पीएसएमसी, और टाटा मिलके धोलेरा में प्लांट बना रहे हैं। तो ताइवान के ऊपर भी उन्होंने एड खत्म कर दिया, और वो बोलते हैं कि सारे चिप्स हमारे देश में बनाओ। ताइवान ने बोला भाड़ में जाओ, हम नहीं बनाएंगे, आपको एड नहीं देनी है, मत दो। अब ताइवान बोल रहा है आपका हमें F-16 F-35 कुछ नहीं चाहिए, हम रफाल देंगे। हुँ, देखिए, जियोपॉलिटिक्स समझने वाली बात है। ये सब जो ट्रेड, जो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ट्रेड, सिक्योरिटी, डोमिनेंस, हार्ड पावर। और 21st सेंचुरी में जिसके पास सेमीकंडक्टर्स है, वो सबसे ज्यादा एक तरह से स्ट्रांग होगा। और 2 मिलीमीटर जो नैनो चिप्स जो बनते हैं सेमीकंडक्टर्स के, 70% जो है वहां पे ताइवान से आता है। ताइवान जी, अपना गोल्डन बूस्ट क्यों जाएगा अमेरिका को, और उसको कोई बिल्कुल। फर्क नहीं पड़ता है। और आज ताइवान के अंदर पर कैपिटा इनकम इज अराउंड $70,000, कंपेरेबल टू अमेरिका। इकोनॉमिकली पावरफुल है, एज गुड एज अमेरिका। और उनकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है, हाईली प्रोडक्टिव, हाईली स्किल्ड पॉपुलेशन। ताइवान और इंडिया भी वैसे ही रिलेशनशिप है। समझ लीजिए, इंडिया बड़ा मार्केट है, इंडिया के साथ जुड़ने में कोई नुकसान भी नहीं है। दोनों का कॉमन एनिमी चाइना है, और अभी अमेरिका भी बन रहा है। तो जियोपॉलिटिक्स डायनामिक्स इसमें देखने की बात है। एक तरह से आप समझ लीजिए, ये जो जियोपॉलिटिक्स होता है, वो एक तरह से टेस्ट सीरीज है, और हम कोई भी चीज न्यूज बेस्ड नहीं कर सकते। ये T20 मैच नहीं है, इट इज अ मैराथन, 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है। आपको आगे पीछे बिल सब कुछ सोचना पड़ता है। देखिए, अभी तो ऐसा है कि जियो ने भारत के अंदर इंटरनेट के दाम कम कर दिए हैं, सब चीज हो गया है। पर आपको हिस्ट्री भी जाननी जरूरी है। जी, भारत ने रूस को 1991 में बेल आउट किया था। सोवियत यूनियन टूट चुका था, रूस
उभरा था उसके अंदर। रूबल वॉज इन अ फ्री फॉल। उस समय रूबल रूपी एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें भारत ने बेल आउट किया था। इंडिया ने जो रशियन एक्सचेंज रेट के हिसाब से चाहता था तो 100 करोड़ रुपए में अपना डेट चुकता कर सकता था, पर उस समय रूबल रूपी एग्रीमेंट हुआ था। हमको रशिया को 35,000 करोड़ देने थे, हमने रीनेगोशिएट किया 31,500 करोड़ में। समझ लीजिए, जहां रशिया अपनी पूरी पूंजी खो चुका था, भारत ने उस समय उसकी हेल्प की, जिसमें 91 92 में हमारी हालत खराब थी, हमारा सोना बाहर हमने गिरवी रखा था। एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री बेलिंग आउट अ सुपर पावर, कितने लोगों को मालूम है ये बात? हिस्ट्री जानना जरूरी है हमें। और भारत के रहते आप देखें कि जापान और रशिया के बीच में क्रूड ऑयल डील जो थी वो चालू हो गई है। ये करवाया भारत ने, क्योंकि जो सकलेन ऑयल फील्ड में ऑयल ओएनजीसी का स्टेक है। ये देखने वाली बात है। यू नीड टू गो बियॉन्ड द हेडलाइन। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये जो फ्रांस का ये बोल्ड स्टेप और साथ ही साथ रशिया का आर्कटिक आउटरीच, दोनों ही एक मैसेज है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का। नेक्स्ट बैटल ग्राउंड एनर्जी और जो सी लेन्स हैं, उसके लिए इंडिया के लिए सवाल है सिंपल, क्या हम वेस्ट का जो प्रेशर है उसमें आएंगे या फिर रशिया के साथ मिलकर अपनी एक जगह ग्लोबल ऑयल और आर्कटिक ट्रेड में बनाएंगे? ये बड़े सवाल हैं और इन्हीं सवालों को हमने आज की इस चर्चा में शामिल किया। उमेश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी।